गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लेबर डिपार्टमेंट में एक नया विज्ञापन जारी किया है। सोशल मीडिया पर जारी इस विज्ञापन में कंपनियों पर H1B वीज़ा कार्यक्रम का दुरुपयोग करने और युवा अमेरिकियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने का आरोप लगाया गया है। डिपार्टमेंट ने खासतौर से भारतीयों पर अमेरिकी युवाओं की नौकरी छीनने का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि H1B वीज़ा प्रणाली से सबसे ज़्यादा फायदा भारत ने उठाया है। लेबर डिपार्टमेंट की ओर से एक्सपर्ट किए गए पोस्ट में कहा गया कि युवा अमेरिकियों से उनका सपना छीन लिया गया। ऐसा हुआ क्योंकि H1B वीज़ा के व्यापक दुरुपयोग के कारण उनकी नौकरियां विदेशी कर्मचारियों को दे दी गई। हम कंपनियों को उनके दुरुपयोग के लिए जवाबदेह ठहरा रहे हैं और अमेरिकी लोगों के लिए अमेरिकी सपनों को फिर से साकार कर रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट के विज्ञापन का वीडियो 51 सेकंड का है, जो 1950 के दशक के अमेरिकी सपनों के दृश्यों, घरों, फैक्ट्रियों और खुशहाल दिखते परिवारों को आधुनिक आंकड़ों से जोड़ता है। विज्ञापन कहता है कि पीढ़ियों से हम अमेरिकियों से कहते आए हैं कि अगर वे कड़ी मेहनत करें तो फिर से अमेरिकी सपने को साकार कर सकते हैं। विज्ञापन में कहा गया कि राजनेताओं और नौकरशाहों ने कंपनियों को H1B वीज़ा का दुरुपयोग करने की अनुमति दी। इसमें भी 72% H1B वीज़ा मंजूरी भारतीयों को मिलती है। वीडियो कहता है कि ट्रंप भर्ती प्रक्रिया में अमेरिका को प्राथमिकता देकर अमेरिकी लोगों के लिए अमेरिकी सपना फिर से साकार कर रहे हैं। H1B वीज़ा को लेकर ट्रंप प्रशासन का रुख लगातार सख्त दिखाता है। लेबर डिपार्टमेंट का विज्ञापन भी उसके प्रोजेक्ट फायरवॉल से मेल खाता है। श्रम विभाग ने इसे सितंबर 2025 में H1B वीज़ा अनुपालन का ऑडिट करने के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कंपनियों को तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन वाले विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने से रोकना है। ये हम बात करें पाकिस्तान की जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान की। पाकिस्तान की जमीयत उलेमा इस्लाम प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी सेना से नाराज़ हैं। फजलुर रहमान को पाकिस्तान में मौलाना डीजल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अफगानिस्तान के तनाव को लेकर पाकिस्तानी सेना को जमकर खरी खोटी सुनाई है। अफगानिस्तान के खिलाफ आक्रामक सैन्य अभियान पर बोलते हुए मौलाना डीजल ने कहा कि पाकिस्तान एक और आत्मघाती युद्ध नहीं झेल सकता। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार मौलाना डीजल ने कहा 1971 के बांग्लादेश और 99 के कारगिल युद्ध को पाकिस्तानी सेना के परवेज मुशर्रफ और अन्य लोगों द्वारा किए गए लापरवाह कारनामों के उदाहरण के रूप में न भूलें, जिससे देश की वैश्विक विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा। मौलाना ने कहा कि सेना की सीमाओं पर लड़ने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद, आर्थिक पतन और शासन की गतिहीनता से निपटना चाहिए। सूत्रों के अनुसार उन्होंने जनता में भय पैदा करने की सेना की आदत की आलोचना की। सूत्रों ने के अनुसार उन्होंने कहा इस्लाम किसी मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ अन्यायपूर्ण कार्यक्रमों को पसंद नहीं करता। वह अप्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान के प्रति सेना के रुख को गैर इस्लामी और राजनीतिक रूप से आत्मघाती बता रहे थे। मौलाना डीजल के इस तरह के बयानों से उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर रणनीतिक दबाव बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भारतीय खुफिया विभाग इसे अफगान तालिबान के व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध का हिस्सा मानता है। फजलुर रहमान जैसे मौलवी पाकिस्तान के आंतरिक युद्ध की आख्या को कमज़ोर करेंगे। फजलुर रहमान के अलावा पाकिस्तान में तालिबान के बहुत अधिक शुभचिंतक हैं जो प्रभावशाली भूमिका रखते हैं। ये हम फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की बात करें। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कई महीनों से सिंधु जल संधि पर तनातनी चल रही है। इस बीच एक नया वाटर वॉर क्षेत्र में छिड़ता दिख रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को कुनार नदी पर एक बांध बनाने के लिए अपना समर्थन दिया है, जो पाकिस्तान के साथ काबुल की साझा नदी है। ये एक ऐसे समय हो रहा है जब दोनों देशों एक दूसरे से उलझे हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में सीमा पर भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत की तरह इस्लामाबाद का पानी रोकने की रणनीति अपनाई है। तालिबान ने जल्दी कुनार नदी पर बांध बनाने का ऐलान किया है। तालिबान सरकार के जल मंत्री अब्दुल लतीफ़ मंसूर ने कहा कि अफगानों को अपने पानी का प्रबंधन करने का अधिकार है, वह इस पर आगे बढ़ेंगे। तो देशों में बहती है नदी। कुनार नदी करीब 5000 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू कुश पर्वतों से निकलने वाली ये नदी कुनार और नंगरहार प्रांतों से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल नदी में मिलती है। दोनों मिलकर पाकिस्तान में वापस आती हैं। यह पाकिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के लिए सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत शक्ति का प्रमुख स्रोत है। तालिबान की ओर से नदी पर बांध बनाने का निर्णय पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच सीमा पर हुई हिंसक झड़पों के बीच आया है। दोनों पक्षों का दावा है कि सीमा पार से हुई इन गोलाबारी में भारी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान का कदम अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत की सिंधु जल संधि को स्थगित करने जैसा है। भारत ने कुनार नदी पर बांध बनाने की अफगानिस्तान की योजना का समर्थन करते हुए कहा कि वह जल विद्युत परियोजनाओं सहित सतत जल प्रबंधन में काबुल का समर्थन करने के लिए तैयार है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जल संबंधी मामलों में सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। सलमा बांध इस सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है। भारत का सहयोग तालिबान को बांध बनाने में आसानी कर सकता है। तालिबान का कुनार नदी पर बांध बनाने का निर्णय पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय है।
बांध से नदी के पानी का प्रवाह बाधित होगा, जो पाकिस्तानी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में ये नदी और उसकी सहायक नदियाँ पेशावर शहर के 20 लाख से ज़्यादा निवासियों को पेयजल और स्वच्छता संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। पाकिस्तान को कुनार नदी से हर साल औसतन 17 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है। अगर अफगानिस्तान इस पर बांध बनाता तो पाकिस्तान के जल प्रवाह में अनुमानित 3 MAF की कमी आ सकती है। यह नदी 1 अप्रैल से 10 जून तक की शुरुआती खरीफ फसल के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय तरबेला बांध अपने अंतिम स्तर पर पहुंच जाता है। सिंधु नदी में पानी का भंडारण बहुत कम होता है। इसके अलावा यह पाकिस्तान के लिए दोहरी जल समस्या बन जाएगा, क्योंकि पूर्व में भारत और पश्चिम में अफगानिस्तान से उसकी नदियों पर दबाव का सामना करना पड़ेगा। सिंधु समझौता प्रभावित होने से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फसलें खतरे में हैं। वहीं तालिबान के फैसले से उसको सबसे बड़े प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक और बार अमेरिका की बात करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक आदेश दुनिया का ध्यान खींच रहा है। ट्रंप ने पेंटागन को दूसरे देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के साथ परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। ट्रंप विस्फोटक परमाणु परीक्षण को फिर से शुरू करते हैं तो ये दुनिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कदम होगा। इससे दूसरे परमाणु सशस्त्र राष्ट्र, विशेष रूप से रूस और चीन, जवाबी घोषणा करेंगे और हथियारों की होड़ का बढ़ावा मिलेगा। यह हम सभी और पूरी मानवता को खतरे में डालेगा। द कन्वर्सेशन के मुताबिक ट्रंप अगर फैसले पर आगे बढ़ते हैं तो हथियारों की दौड़ के अलावा भी खतरा है। इससे वैश्विक स्तर पर रेडियोधर्मी उत्सर्जन का गंभीर खतरा पैदा होगा। अगर ऐसे परमाणु परीक्षण भूमिगत किए जाते तो इसमें रेडियोधर्मी पदार्थों के संभावित उत्सर्जन और के साथ साथ भूजल में संभावित रिसाव का खतरा बना रहता है। परमाणु परीक्षणों की होड़ परमाणु हथियारों के परिणामों को समझने से सेनाओं को उनके उपयोग की योजना बनाने में मदद मिलती है। अपने सैन्य उपकरणों और लोगों को विरोधियों की ओर से परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग से बचाने में भी मदद मिलती है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से देशों ने नए हथियारों के डिजाइन के विकास के हिस्से के रूप में परीक्षण का उपयोग किया है। परमाणु परीक्षण से उत्पन्न होने वाली भारी पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्याओं ने 1960 के दशक की शुरुआत में देशों को कुछ वर्षों के लिए वायुमंडलीय परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका ने 1992 में और फ्रांस ने 1996 में परमाणु परीक्षण रोक दिए। चीन और रूस ने भी 1990 के दशक के बाद कोई परीक्षण नहीं किया। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि पर अब दुनिया के आधे देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि सभी 9 परमाणु सशस्त्र देश अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, यूके, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इसराइल अधिक सटीक, लंबी दूरी तक मार करने वाले, तेज और अधिक छिपाए जा सकने वाले परमाणु हथियार विकसित करने में अभूतपूर्व धनराशि का निवेश कर रहे हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने वाले सभी कठिन परिश्रम से प्राप्त संधियाँ रद्द कर दी गई हैं। अब केवल एक ही संधि शेष है जो दुनिया के 90% परमाणु हथियारों पर लगाम लगाती है, जो अमेरिका और रूस के पास है। यह नई स्टार्ट संधि है जो अगले साल फरवरी में समाप्त होने वाली है। इसका मतलब है कि दुनिया के सामने मौजूद अस्तित्वगत खतरों का सबसे प्रामाणिक आकलन फिलहाल पहले से कहीं ज़्यादा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.